हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं रोजगार और निर्माण पत्रिका का। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे 28 अगस्त से लेकर 3 सितंबर 2023 का एडिशन। देखेंगे इस हफ्ते क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा है। काफ़ी सारे एमसीक्यू भी हैं, उन्हें भी कवर करेंगे। तो मेक श्योर वीडियो लास्ट तक जरूर देखेगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा। लेकिन सबसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे एक अवार्ड है जो कि है महाराष्ट्र का उद्योग रत्न पुरस्कार। ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये पहला उद्योग रत्न पुरस्कार है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दिया जाने वाला, और ये पहला पुरस्कार दिया गया है रतन टाटा जी को। तो महाराष्ट्र का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं रतन टाटा जी। ये जो पुरस्कार है ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने उद्योग और असाधारण योगदान के लिए रतन टाटा जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि इसी साल 2023 के अप्रैल में रतन टाटा जी को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से भी सम्मानित किया गया था। तो ये भी याद रखना है। और अब महाराष्ट्र का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार भी रतन टाटा जी को दिया गया है, ये याद रखना है। इसके बाद इजराइल से न्यूज़ है। तो इजराइल जो है जर्मनी को एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने वाला है। एक इन्फॉर्मेशन अभी हाल ही में आई है जिसमें यह बताया गया है कि इजराइल जो है जर्मनी को एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम देगा। ये जो डील है ये 29,000 करोड़ रुपए में फाइनल हुई है, जिसके तहत 2025 से ये इस डिफेंस सिस्टम की जो डिलीवरी है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद एक और पुरस्कार है जो कि है लेजेंड ऑफ इंडिया। तो एक एनजीओ है लेजेंड ऑफ इंडिया, इनकी तरफ से कला के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है लेजेंड ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इस साल का जो पुरस्कार है मशहूर बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया जी को दिया गया है। ठीक है, तो लेजेंड्स ऑफ इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 ये सम्मान किसे दिया गया है? हरिप्रसाद चौरसिया जी को। किस कला से संबंधित हैं? ये बांसुरी वादक हैं, ये भी याद रखिएगा। और दिया किसके द्वारा गया है? लेजेंड ऑफ इंडिया के द्वारा। इस सम्मान के तहत 51,000 रुपये नगद दिए जाते हैं। इसके बाद हैं आर दोरईस्वामी। ये चर्चा में क्यों रहे हैं? हाल ही में LIC यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के ये नए प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा, आर दोरईस्वामी। तो आपको क्या याद रखना है? LIC के नए प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बन गए हैं? आर दोरईस्वामी। इसका जापान से न्यूज़ है। यहाँ पे एक ऐसा मॉडल बनाया गया है जो कि AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक पे काम करता है, और किसी भी पर्सन के सीने से ये एक्सरे निकाल के उस व्यक्ति की जो एज है, उसकी उम्र है, उसके बारे में ये पता लगा सकता है। तो AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी हिंदी में जिसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है, उस पर ये काम करता है और एक्सरे से ये एज पता कर सकता है। इसके बाद है सूजी चैन। सूजी चैन कौन है? सूजी चैन ब्रिटेन की हैं, 48 वर्षीय। इन्होंने हाल ही में कैलिफोर्निया के मोजावे रेगिस्तान में सबसे गर्म स्थान डेथ वैली जिसे कहा जाता है, वहाँ पे बैक वाटर अल्ट्रा मैराथन पूरी की है। ये जो एरिया है यहाँ पे रात में जो टेम्परेचर है ये 38 डिग्री होता है और दिन में 48 डिग्री हो जाता है। तो ये माना जाता है कि दुनिया का सबसे गर्म स्थान है जहाँ पे इन्होंने एक अल्ट्रा मैराथन पूरी किया है। तो इनका नाम आपको याद रखना है, सूजी चैन। इसके बाद यहाँ पे 5 भारतीय बच्चों को पुरस्कार दिया गया है यंग इको हीरो का, जो कि पर्यावरण के क्षेत्र में इन्होंने अपना योगदान दिया। पर्यावरण के संरक्षण के लिए छोटे छोटे इन्होंने कोशिशें की, जिसकी वजह से इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। तो 5 भारतीय किशोर हैं, इनको 2023 का इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड दिया गया है। इसमें हैं कौन कौन 5 में? तो मेरठ की इहा दीक्षित, बेंगलुरु की मान्या हर्ष, दिल्ली के निर्वाण सोमानी और मन्नत कौर, और मुंबई के कर्णव रस्तोगी। इन 5 को 2023 का इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड दिया गया है। इसके बाद नेपाल से न्यूज़ है। तो देखिए एवरेस्ट पे काफ़ी लोग चढ़ाई करते हैं, समय समय पे चर्चा होती है और काफ़ी सारे रिकॉर्ड भी बनाने के लिए लोग आते हैं। कई लोग वहाँ पे एडवेंचर के लिए आते हैं, अपनी जो एक हॉबी होती है उसको पूरा करने के लिए आते हैं। तो नेपाल सरकार ने हाल ही में एक डिसीजन लिया है
कि जो भी पर्वतारोही हैं वो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करेंगे तो उनसे रॉयल्टी वसूला जाएगा। नेपाल सरकार जो है, जो भी पर्वतारोही आएंगे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए, उनसे रॉयल्टी वसूलेगी और उसके बाद ही उन्हें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की अनुमति दी जाएगी। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की अनुमति प्राप्त करने के लिए रॉयल्टी शुल्क को 11,000 अमेरिकी डॉलर से शुरू किया जाएगा और 2025 तक इसे बढ़ा के 15,000 अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 12.5 लाख रुपए करने का विचार कर रही है नेपाल सरकार। फिर बेंगलुरु से न्यूज़ है, यहाँ पे एक 3D प्रिंटेड डाकघर जो है यानी पोस्ट ऑफिस वो लोकार्पित किया गया है और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर है जो हाल ही में लोकार्पित किया गया है। तो केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने बेंगलुरु में भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन किया है। ये जो पोस्ट ऑफिस है इसको 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का नाम दिया गया है। तो नाम याद रखिएगा, प्लेस याद रखिएगा, बेंगलुरु। और किसने उद्घाटन किया है? तो उद्घाटन किया अश्विनी वैष्णव जी ने और ये केंद्रीय संचार मंत्री हैं। इसके बाद है अनीश कपूर। तो लगातार 5वें साल सबसे ज़्यादा कमाने वाले भारतीय कलाकार बने हैं। लंदन में रहते हैं, शिल्पकार हैं अनीश कपूर और लगातार 5वीं बार ये सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले भारतीय कलाकार बन गए हैं। तो हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की इंडिया आर्ट लिस्ट 2023 में भारत के 50 कामयाब कलाकारों की सूची बनाई गई है जिसमें अनीश कपूर सबसे ऊपर रहे हैं। इनका जो टर्नओवर था ये 91 करोड़ रुपए था और इनकी जो सबसे महंगी कलाकृति थी ये 9.27 करोड़ रुपए में बिकी थी। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा कमाई की है इस लिस्ट के अनुसार कलाकारों की बात की जाए तो, और लगातार 5वें साल ये सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले भारतीय कलाकार बन गए हैं। इसका बाद है केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय और आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने केवड़िया गुजरात में 19वीं समुद्री राज्य विकास परिषद की बैठक में भारत के समुद्री क्षेत्र के लिए एक दृष्टिकोण का अनावरण किया अभी हाल ही में। सबसे पहले ये याद रखिएगा कि 19वीं समुद्री राज्य विकास परिषद की बैठक कहाँ हुई थी? गुजरात के केवड़िया में। अब देखिए आगे देखते इसमें क्या है। तो इस मीटिंग के दौरान जो सोनोवाल जी हैं उन्होंने कहा है कि जो सरकार है ये जल्द ही भारत में जितने भी बंदरगाह है उनकी सुरक्षा को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो स्थापित करेगी। तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इंडिया में जितने भी पोर्ट हैं, बंदरगाह हैं, उनकी जो सुरक्षा उसको और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए जो गवर्नमेंट है बहुत ही जल्दी बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो स्थापित करने जा रही है। ये इन्फॉर्मेशन दी गई है 19वीं समुद्री राज्य विकास परिषद की बैठक में जो कि हुई थी कहाँ? गुजरात के केवड़िया में। इसके बाद गुजरात से ही न्यूज़ है। तो देखिए G20 की बात करें, ग्रुप ऑफ 20, इसकी अध्यक्षता किसके पास है? 2023 की हमारे देश भारत के पास है, इंडिया के पास है अध्यक्षता, प्रेसिडेंसी। इसके लिए भारत ने थीम क्या दिया है? थीम है वासुदेव कुटुंबकम। तो थीम भी याद रखिएगा। तो अलग अलग सेक्टर्स की, अलग अलग डिवीज़न की जो मीटिंग होती हैं G20 की, अलग अलग प्लेसेस पे हो रही हैं, लेकिन होंगी सारी की सारी भारत में ही क्योंकि भारत के पास अध्यक्षता है। तो अभी हाल ही में G20 के स्वास्थ्य और वित्त मंत्रियों की बैठक हुई थी। स्वास्थ्य और वित्त मंत्रियों की बैठक हुई थी और ये कहाँ पे हुई थी? प्लेस याद रखिएगा, ये हुई थी गुजरात के गांधीनगर में। गुजरात के गांधीनगर में आयोजित हुई थी। तो जितने भी मेंबर हैं G20 में सभी के यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री और वित्त मंत्री इन्होंने इस बैठक में पार्टिसिपेट किया और यहाँ पे डिसाइड किया गया कि किस तरह से आपसी सहयोग के माध्यम से महामारी की रोकथाम, उससे निपटने के लिए तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए वैश्विक स्वास्थ्य ढांचे को निरंतर मजबूत किस तरह से और किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से रिलेटेड। तो इन्होंने नई दिल्ली में आर्मी वाइज वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित सैन्यकर्मियों की पत्नी की प्रेरणादायक कहानियाँ कार्यक्रम में भाग लिया है और ये जो कार्यक्रम था इसका नाम था अस्मिता। तो यहाँ से कार्यक्रम का नाम याद रखना आपको, अस्मिता कार्यक्रम का नाम था। कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में। किसने पार्टिसिपेट किया है? राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने। इसके बाद केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने भारत न्यू कार असेसमेंट कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। इस कार्यक्रम का मेन एम है भारत में 3.5 टन वाले जो वाहन हैं इनके लिए सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा में इजाफा करना।
तो इसी कारण से ये भारत का न्यू कार असेसमेंट कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके बाद देखिए G20 की बात कर रहे थे, तो भारत की ही अध्यक्षता में G20 संस्कृति कार्य समूह की चौथी बैठक अभी हाल ही में हुई है। और ये बैठक कहाँ हुई है? ये हुई है वाराणसी में। अभी इसके पहले वाली कहाँ हुई थी? गुजरात के गांधीनगर में। और ये वाली हुई है वाराणसी में। तो इस बैठक का भी नाम आपको याद रखना है और प्लेस याद रखना है कहाँ पे हुआ था। इसके पहले जो बैठक हमने डिस्कस की उसका भी आपको नाम याद रखना और प्लेस याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय और आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी से रिलेटेड फिर से एक न्यूज़ है। इन्होंने राष्ट्रीय जलमार्ग 2 और भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट का उपयोग करने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह में भाग लिया है। तो एक MOU साइन हुआ है कहाँ पे? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के बीच में ये MOU साइन हुआ है, जिसमें पार्टिसिपेट किया था सर्बानंद सोनोवाल जी ने। इसके बाद मध्य प्रदेश से न्यूज़ है। तो मध्य प्रदेश में जो GST राजस्व है इसमें इस साल 26% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल जुलाई माह तक जो GST राजस्व प्राप्ति थी ये 8,311 करोड़ रुपए थी। इस साल ये बढ़ के 10,945 करोड़ रुपए हो गई है, जो कि पिछले साल से कंपेयर करें तो 26% ज़्यादा है। इसके अलावा पिछले साल आबकारी राजस्व प्राप्ति जुलाई तक थी 4,643 करोड़ रुपए और इस साल ये बढ़ के 4,655 करोड़ रुपए हो गई है। तो ये डेटा दो आपको याद रखने हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश से ही एक और न्यूज़ है। मध्य प्रदेश में ज़िला है इंदौर। आपने काफ़ी बार सुना होगा, पूरे इंडिया में सबसे स्वच्छ ज़िला यहीं जीत रहा है। पिछले 6-7 बार से लगातार इंदौर ही सबसे स्वच्छ ज़िला बन रहा है। और हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में इंदौर ने देश में जितनी भी सिटीज़ हैं, शहर हैं, सबको पीछे छोड़ दिया है और पूरे भारत में फर्स्ट रैंकिंग हासिल की है। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में इंदौर जो रहा है ये भारत का सबसे स्वच्छ वायु वाला शहर बना है। इसके बाद देखते हैं खेल चर्चा। तो यह है विश्व जूनियर कुश्ती चैम्पियनशिप। विश्व जूनियर कुश्ती चैम्पियनशिप ये हुई थी कहाँ? ये हुई थी जॉर्डन में। तो भारत की युवा महिला पहलवान है अंतिम पंघल। इन्होंने विश्व जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है और एक तरह से हिस्ट्री क्रिएट की है। अंतिम ने इस प्रतियोगिता में लगातार 2 बार स्वर्ण पदक जीता है और इस प्रतियोगिता में लगातार 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई है। इन्होंने 2022 में भी स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद भारत ने इस टूर्नामेंट में 4 स्वर्ण, 3 रजत और 7 कांस्य सहित 14 पदक जीते हैं, ये याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे स्पेन की जो महिला टीम है, फुटबॉल की बात हो रही है, स्पेन की महिला टीम ने विश्व फुटबॉल की नई चैंपियन बन गई है। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप का भी फाइनल मैच खेला गया था। किसके बीच में? स्पेन और इंग्लैंड के बीच में। ठीक है, तो जो स्पेन की टीम है, स्पेन की महिला टीम है, इन्होंने फुटबॉल के विश्व कप के फाइनल मैच में इंग्लैंड की महिला टीम को हराया है और पहली बार फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप जीत लिया है स्पेन की टीम ने। जापान की हिनाता मियाजावा हैं। हिनाता मियाजावा कहाँ की हैं? जापान की हैं। इनको गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया है। स्पेन की एटाना बोनमाटी, इनको गोल्डन बॉल अवार्ड दिया गया है। इंग्लैंड की मैरी अर्प्स, इनको गोल्डन ग्लव अवार्ड दिया गया है। स्पेन की सेल्मा पारालुएलो, इनको सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया है। तो 2023 का फीफा का महिलाओं का विश्व कप था जिसे स्पेन ने जीत लिया है फाइनल में इंग्लैंड को हरा के। इसके बाद है भारत की उभरती स्क्वैश खिलाड़ी जिनका नाम है अनाहत सिंह। अब देखिए, अनाहत सिंह आपने नाम तो पढ़ना ही है, ये भी याद रखना किस खेल से संबंधित हैं। तो ये स्क्वैश से संबंधित है, स्क्वैश खेलती हैं। तो इन्होंने अभी हाल ही में एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए वहाँ पे स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने चैंपियनशिप में बालिकाओं की अंडर 17 स्पर्धा में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। इसके बाद यहाँ पे तीरंदाजी विश्व कप की बात करते हैं। तो भारतीय तीरंदाजों ने पेरिस में आयोजित, याद रखिएगा,
तीरंदाजी विश्व कप जो था ये पेरिस में आयोजित हुआ था। तो इसी तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 4 की बात हो रही है। यहाँ पे शानदार प्रदर्शन किया है और यहाँ पे 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। 2 गोल्ड 3 कांस्य सहित भारत ने टोटल 5 मेडल अपने नाम किए हैं। ठीक है, तो 2 गोल्ड और सिल्वर नहीं था, 3 ब्रॉन्ज, टोटल 5 मेडल भारत ने जीते हैं। जो पहला स्वर्ण पदक था ये महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा ने जीता है और जो दूसरा गोल्ड मेडल था ये पुरुष कंपाउंड टीम स्पर्धा में मिला भारत को। इसके बाद फुटबॉल का टूर्नामेंट है जो कि है यूएफा सुपर कप। तो इंग्लैंड का क्लब है मैनचेस्टर सिटी, इन्होंने अपना स्वर्णिम प्रदर्शन जारी रखा है और एक और खिताब अपने नाम किया है। मैनचेस्टर सिटी ने यूएफा सुपर कप का खिताब जीता है। मैनचेस्टर सिटी ने टूर्नामेंट के फाइनल में सेविला को पेनाल्टी शूटआउट में 5-4 से हराया और इस साल का यूएफा सुपर कप जीत लिया है। इसके बाद फुटबॉल का एक और टूर्नामेंट है जिसका नाम है लीग कप। तो लियोनेल मेसी, इनका ही क्लब है इंटर मियामी, इन्होंने लीग कप फुटबॉल का खिताब जीत लिया है। टूर्नामेंट के फाइनल में इंटर मियामी ने एससी नैशविले को पेनाल्टी शूटआउट में हराया है। ठीक है, इंटर मियामी ने पेनाल्टी शूटआउट में एससी नैशविले को हरा के इस साल का लीग कप जीत लिया है। इसके बाद टेनिस की एक और प्रतियोगिता है जिसका नाम है सिंसिनाटी ओपन। हाल ही में इस साल की ये प्रतियोगिता संपन्न हुई है जिसे जीते हैं सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच। इन्होंने सिंसिनाटी ओपन का खिताब अपने नाम किया है। अब देखिए, कोई भी आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे, न्यूज़ पढ़ेंगे, तो खिलाड़ी का नाम अगर आपके सामने आता है तो आपको याद होना चाहिए किस खेल से संबंधित है और किस देश के हैं। और अगर कोई प्रतियोगिता का नाम आता है तो आपको पता होना चाहिए कि किस खेल से संबंधित है। जैसे कि है सिंसिनाटी ओपन, पूछ सकता है किस खेल की प्रतियोगिता है, तो ये टेनिस की प्रतियोगिता है। जीते हैं नोवाक जोकोविच, तो पूछ सकता है कि किस खेल से संबंधित हैं, तो ये टेनिस से संबंधित है। दूसरी चीज़ पूछ सकता है किस देश के लिए टेनिस खेलते हैं, तो सर्बिया के लिए खेलते हैं। इन्होंने फाइनल में हराया किसे है, इन्होंने फाइनल में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज को हराया है। ठीक है, सिंसिनाटी ओपन के फाइनल में नोवाक जोकोविच ने विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज को हराया है और इससे साथ ही इस साल का सिंसिनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है। इसके बाद एथलेटिक्स से न्यूज़। तो अमेरिका के युवा धावक हैं नोआह लायल्स, ये फर्राटा रेसिंग के नए विश्व चैंपियन बन गए हैं। तो बुडापेस्ट में आयोजित हुई थी अभी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप। यहाँ की 100 मीटर दौड़ में इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है और फर्राटा रेसिंग के नए विश्व चैंपियन बन गए हैं अमेरिका के नोआह लायल्स। इन्होंने इस रेस को 9.83 सेकंड में पूरा किया है। महिला वर्ग में 100 मीटर में अमेरिका की शा कैरी रिचर्डसन ने इस प्रतियोगिता को जीता है और वो भी महिला वर्ग में विश्व चैंपियन बनी है। इसके अलावा अमेरिका के रियान क्रूजर ने लगातार दूसरी बार गोला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है इस प्रतियोगिता में। इसके बाद है आईएनएस सुनैना, जो कि 2023 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन बंदरगाह पे प्रवेश किया अभी हाल ही में इस जहाज़ ने। तो अफ्रीकी नौसेना के जहाज़ SAS किंग सेखू खुने 1 के साथ डरबन में इसने पैसेज अभ्यास भी किया है। इस जहाज़ का स्वागत डरबन नौसैनिक अड्डे के कार्यवाहक फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग कमोडोर केनेथ सिंह ने और HCI प्रिटोरिया के अधिकारियों ने किया है। तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में 30 साल की राजनयिक साझेदारी पूरी हुई है और इसी का जश्न मनाने के लिए INS सुनैना दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर गया था और हाल ही में ये डरबन में पहुंचा है जहां पे इसने ये एक पासेज एक्सरसाइज भी की है। तो कौन सा INS है? INS सुनैना, याद रखिएगा। कहाँ गया है? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में कहाँ पहुंचा है? डरबन में। किस जहाज़ के साथ पासेज एक्सरसाइज की इसने? यह है SAS किंग सेखू खुने 1। आगे बढ़ते हैं MCQ सेक्शन की तरफ, जहाँ पे सबसे पहले हैं खेल के कुछ क्वेश्चन। यहाँ पहला सवाल है, ओलंपिक खेलों में भारत के लिए व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं? तो ये हैं अभिनव बिंद्रा। फिर इस वर्ष किस देश ने यूएफा नेशंस लीग का खिताब जीता है? तो इस वर्ष जीता है स्पेन की टीम ने। फिर बार्सिलोना ने कितनी बार स्पेनिश फुटबॉल प्रतियोगिता ला लीगा जीती है? तो बार्सिलोना ने टोटल 27 बार स्पेनिश फुटबॉल प्रतियोगिता ला लीगा को जीता है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया ने वर्ष 2015 में किस खिलाड़ी की कप्तानी में
आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप जीता था? तो उस टाइम पे कप्तान कौन थे ऑस्ट्रेलिया की टीम का, ये बताना है। तो उस टाइम पे कप्तान थे माइकल क्लार्क, यानी 2015 में। फिर वर्ष 2023 में किस पुरुष खिलाड़ी ने लॉरियस खेल अवार्ड जीता है? तो 2023 का जो लॉरियस खेल अवार्ड जीता गया है, पुरुषों में बात हो रही है, तो ये पुरस्कार जीता गया है लियोनल मेसी के द्वारा। फिर इस वर्ष किस देश में जूनियर निशानेबाजी चैंपियनशिप आयोजित की गई? तो इस वर्ष ये प्रतियोगिता हुई है दक्षिण कोरिया में। फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय किस शहर में है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी, इसका जो मुख्यालय है ये है दुबई में। फिर वर्ष 2023 में एएफसी एशिया कप किस देश में खेला जाएगा? तो 2023 में ये प्रतियोगिता खेली जाएगी कतर में। फिर इस वर्ष किस क्लब ने इटली की सीरी ए लीग का खिताब अपने नाम किया है? तो इस वर्ष जीता है नेपोली। फिर इस वर्ष किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो इस वर्ष जीते हैं नोवाक जोकोविच। फिर इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन की स्थापना कब की गई थी? तो इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन की स्थापना की गई थी 1947 में। फिर इनमें से किस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल वर्ग का खिताब जीता है? तो महिला एकल वर्ग का खिताब जीता है ईगा स्वितेक ने। फिर अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाता है? तो याद रखिएगा, सबसे पहले तो अजलान शाह कप ये जो है हॉकी का टूर्नामेंट है और इसका आयोजन किया जाता है मलेशिया में। फिर वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2 बार हैट्रिक लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन हैं? तो ये गेंदबाज हैं कुलदीप यादव। फिर इस वर्ष मियामी ओपन में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो इस वर्ष पुरुष एकल वर्ग में जीते हैं डेनिल मेदवेदेव। फिर किस देश ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो ये प्रतियोगिता जीती है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा के 2023 का आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीता था। फिर है जूड बेलिंघम, ये किस देश के युवा फुटबॉलर हैं? तो ये फुटबॉल खेलते हैं इंग्लैंड के लिए। फिर ओलंपिक खेलों में भारत के लिए पदक जीतने वाले पहले पहलवान कौन हैं? तो पहले पहलवान हैं भारत के केडी जाधव। फिर भारत के किस शहर में त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है ये स्थित है? किस सिटी में है आपको ये बताना है। तो ये है नई दिल्ली में। फिर इस वर्ष किस फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग टूर्नामेंट जीता है? तो इस वर्ष जीता है मोहन बागान ने। नेक्स्ट है, इनमें से किस टीम ने महिला प्रीमियर लीग का पहला संस्करण जीता है? तो पहला संस्करण हुआ था और पहली बार विजेता बनी है मुंबई इंडियंस। फिर है एंथोनी जोशुआ किस देश के दिग्गज प्रोफेशनल मुक्केबाज हैं? ये आपको ये बताना है। तो ये मुक्केबाजी करते हैं ब्रिटेन के लिए। फिर सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट क्रिकेट में कितने शतक बनाए हैं? तो सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट में टोटल 51 शतक बनाए हैं। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट सीरीज जीतने वाला पहला एशियाई देश कौन है? तो पहला एशियाई देश है दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट सीरीज जीतने वाला श्रीलंका। फिर लंदन में स्थित वेम्बले स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? ये आपको ये बताना है। तो ये संबंधित है फुटबॉल से। इसके बाद समान अध्ययन के कुछ क्वेश्चन हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व ने कृष्णायन महाकाव्य की रचना की थी? तो ये रचना की गई थी द्वारका प्रसाद मिश्र के द्वारा। फिर है, निम्नलिखित महीनों में से कौन से महीने में खजुराहो नृत्य उत्सव का आयोजन किया जाता है? तो ये उत्सव का आयोजन होता है जनवरी और फरवरी में। फिर मध्य प्रदेश के प्राचीन जनपद के संबंध में सही जोड़ी कौन सी नहीं है इसमें? तो चेदी और निमाड़, ये जोड़ी गलत है। फिर है, वैदिक साहित्य में किस संहिता को ब्रह्मदेव भी कहा जाता है? तो अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। फिर है, दीन इलाही अकबर द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो दीन इलाही सबसे पहले याद रखिए अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और कब प्रारंभ किया गया था? ये प्रारंभ किया गया था 1582 में। फिर वैदिक साहित्य में उल्लेखित शब्द पणि, इसका मतलब क्या होता है? इससे तात्पर्य क्या है पणि से? तो पणि का मतलब होता है व्यापारी। फिर है, मोडेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था सोलंकी राजाओं के शासनकाल में। फिर साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा क्यों बहिष्कार किया गया था? इसलिए बहिष्कार किया गया था क्योंकि यह पूरी तरह से श्वेत कमीशन था। फिर जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? तो जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है।
फिर है निम्नलिखित घटनाओं के घटित होने का सही कालानुक्रम आपको बताना है। एक है क्रिस्प प्रस्ताव, व्यक्तिगत सत्याग्रह, लियाकत देसाई समझौता और सी राजगोपालाचारी फार्मूला। आपको इसको सही क्रम बताना है, किस क्रम में ये घटनाएं घटित हुई थी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह, फिर हुआ था क्रिस्प प्रस्ताव, फिर हुआ था सी राजगोपालाचारी फार्मूला और इसके बाद है लियाकत देसाई समझौता। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 4 BADC राइट आंसर है। फिर मध्य प्रदेश में प्रथम खनिज नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो ये नीति घोषित की गई थी 1995 में। फिर उत्तर वैदिक काल में आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाले जो पदाधिकारी थे उनको क्या कहा जाता था? उन्हें कहा जाता था अक्षवाप। फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए सामान्य क्षेत्र में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? तो वहाँ पे जनसंख्या होनी चाहिए 500। फिर आपको बताना है कि कौन सा संविधान संशोधन GST के रूप में पेश किया गया था। तो 101वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। 101वां संविधान संशोधन जो है ये GST के रूप में पेश किया गया था। फिर आपको बताना है कि ब्लू चिप कंपनी क्या होती हैं। तो ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती हैं। फिर है निम्न में से किसमें ओजोन की अधिकतम सांद्रता पाई जाती है? इसका राइट आंसर है समताप मंडल। समताप मंडल में ओजोन की सांद्रता जो है ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। फिर मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1961 में। फिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर करेवा की रचनाएं पाई जाती हैं? तो ये रचनाएं पाई जाती हैं कश्मीर घाटी में। नेक्स्ट आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सा महासागर मलक्का जलडमरू मध्य से जुड़ा हुआ है? तो ये सागर है हिंद और प्रशांत महासागर। फिर है गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो ये आधारित है न्यास पर। नेक्स्ट है विश्व बैंक समूह में इनमें से कौन से शामिल नहीं है? जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, ये विश्व बैंक के समूह में शामिल नहीं है। फिर संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? तो ये है अनुच्छेद 137। फिर बताना निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? तो ये होता है उच्चतम न्यायालय। फिर आज नेक्स्ट बताना ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक उपस्थित रहता है? तो ब्लीचिंग पाउडर में होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। फिर है सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है इनमें से? तो पोटेशियम जो है ये सबसे क्रियाशील धातु है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी निम्न पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? तो ये है ब्लूटूथ। नेक्स्ट बताना है निम्न में से किस मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल सबसे छोटा रहा है? तो ये है BS रामादेवी। नेक्स्ट है किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है? तो चार्ल्स बैबेज हैं, इन्हें आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। फिर आपको बताना निम्न में से क्या वायरलेस संचार की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर है संयोजन। नेक्स्ट आपको बताना लोहा कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है हेमेटाइट से। नेक्स्ट है फेलोपियन ट्यूब को काटना और बांधना क्या कहलाता है? तो फेलोपियन ट्यूब को काटना या उसे बांधना कहलाता है ट्यूबेक्टॉमी। ठीक है, ट्यूबेक्टॉमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपको बताना शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? तो प्रमुख घटक है शहद का फ्रुक्टोज। लास्ट में देखते हैं स्मृति शेष। तो यहाँ पे बाटिक प्रिंट कला के कलाकार हैं, बाटिक प्रिंट कला के कलाकार हैं, इनका नाम है रहीम गुट्टी। हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये जो बाटिक प्रिंट है ये कपड़ों में प्रिंटिंग की जाती है और काफ़ी ज़्यादा फेमस होती है। तो उज्जैन की भैरवगढ़ प्रिंट के जन्मदाता हैं ये। हाल ही में 84 वर्ष की आयु में, यानी कि रहीम गुट्टी जी का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इन्हें मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया था। इसके बाद है DRDO के पूर्व महानिदेशक, इनका पूरा नाम था VS अरुणाचलम। हाल ही में 87 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। 2015 में इन्हें DRDO की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी दिया गया था। हाल ही में इनका निधन हुआ है। DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे इंग्लिश में कहते हैं, यहाँ के ये पूर्व महानिदेशक रह चुके हैं।
तो आज के अंक में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे अगला अंक आए आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पे इसके साथ ही साथ दूसरे न्यूज़पेपर मैगजीन की PDF मिल जाएगी। डेली GK, करंट वोकैब, जो भी जॉब आती हैं उसकी नोटिफिकेशन, जॉब अलर्ट, सब कुछ एक ही प्लेस पे अवेलेबल है। तो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम की जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा चैनल पे प्रतियोगिता दर्पण के भी विश्लेषण के वीडियो अवेलेबल है, उन्हें भी ज़रूर चेक करिएगा प्लेलिस्ट में। बाकी मिलेंगे अगले अंक के प्रकाशन व नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।